दोस्तों डेट है 18 अप्रैल 1906। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। सुबह के 5 बज रहे हैं। अचानक जमीन हिलती है। रिक्टर स्केल पर 7.9 का अर्थक्वेक। पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। बिल्डिंग्स गिर रही हैं, गैस पाइप्स फट गए हैं। पूरा शहर आग की लपटों में है। बड़े बड़े बैंक्स, वेल्स फार्गो, क्रॉकर बैंक, सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। उनके वॉल्ट्स गर्म हो चुके हैं। अगर वो अभी खुले तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और सारा पैसा जल जाएगा। शहर के लोग सड़क पर हैं। घर टूट गए हैं, खाना नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के नॉर्थ बीच यानी डॉक्स पर मलबे के बीच एक आदमी ने 2 ड्रम यानी बैरल्स रखे हैं। उन ड्रम्स के ऊपर एक लकड़ी का फटा रखा है और वो आदमी वहां खड़ा होकर चिल्ला रहा है, जिसको पैसा चाहिए मेरे पास आओ, जिसको अपना घर वापस बनाना है मैं उसे लोन दूंगा। वो आदमी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहा, कोई गारंटी नहीं मांग रहा। वो सिर्फ आदमी का चेहरा देख रहा है। उसके हाथ देख रहा है कि मेहनत के निशान हैं या नहीं, और लोन दे रहा है। लोग पूछते हैं नाम क्या है। वो कहता है नाम से क्या फर्क पड़ता है, चेहरे पर ट्रस्ट करो। वो आदमी था एमिडियो पीटर जियानेनी, जिसे दुनिया एपी जियानेनी के नाम से जानती है। उस दिन उस टूटे हुए डेस्क से जिस बैंक का जन्म हुआ, वो आज दुनिया का सबसे पावरफुल बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका। ये कहानी एक ऐसे बैंकर की है जो वॉल स्ट्रीट से नफरत करता था, जिसने कहा अ बैंकर शुड नॉट बी अ मैन ऑफ मिस्ट्री, ही शुड बी अ मैन ऑफ द पीपल। आज हम उस जायंट की कहानी सुनेंगे जिसने गरीबों के हाथ में चेकबुक दी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द ब्लड इन द ऑर्चर्ड, अ वायलेंट बिगिनिंग। एपी जियानिनी का जन्म 1870 में कैलिफोर्निया में हुआ, इटालियन इमिग्रेंट फैमिली में। उनके पिता लुईजी एक किसान थे। जब एमिडियो 7 साल का था, एक ट्रेजेडी हुई। एक दिन खेत में एक मजदूर ने सैलरी को लेकर झगड़ा किया। मजदूर ने बंदूक निकाली और एमिडियो के सामने उसके पिता को गोली मार दी। 7 साल का एमिडियो वहां खड़ा था, अपने पिता के खून को जमीन पर गिरते हुए देख रहा था। उस दिन उसने 2 चीजें सीखीं। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है। उसने स्कूल छोड़ दिया। वो अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ प्रोड्यूस मार्केट यानी सब्जी मंडी में काम करने लगा। वो रात को 12 बजे उठता, डॉक्स पर जाता, किसानों से सब्जी खरीदता और बेचता। 20 साल की उम्र तक वो किंग ऑफ प्रोड्यूस बन गया था। वो लोगों को समझना सीख गया था। वो जूते देखकर बता देता था कि आदमी ईमानदार है या चोर। चैप्टर 2, द सलून बैंक, बैंक ऑफ इटली। 31 ईयर्स की उम्र में जियानिनी ने रिटायर होने का सोचा। काफ़ी पैसा कमा लिया था। तभी उसे एक बैंक में कोलंबस सेविंग्स एंड लोन के बोर्ड में बुलाया गया। वहां उसने देखा कि बैंक वाले सिर्फ अमीरों को लोन देते हैं। अगर कोई गरीब इमिग्रेंट जैसे इटालियन या आयरिश लोन मांगने आता तो उसे भगा देते। जियानिनी ने कहा यह गलत है। गरीब आदमी लोन वापस करता है, अमीर आदमी डिफॉल्ट करता है। बोर्ड मेंबर्स हंसे, तुम सब्जी वाले हो, तुम्हें बैंकिंग नहीं आती। जियानिनी ने गुस्से में बोर्ड से रिजाइन कर दिया। उसने कहा मैं अपना बैंक खोलूंगा। 1904 सैन फ्रांसिस्को के एक सलून में उसने एक डेस्क लगाई। नाम रखा बैंक ऑफ इटली। टैगलाइन बैंक फॉर द लिटिल फेलो यानी छोटे लोगों का बैंक। वो सड़क पर घूमता, लोगों को समझाता, पैसा तकिए के नीचे मत रखो, बैंक में रखो, मैं उस पर ब्याज दूंगा। लोगों ने उस पर भरोसा किया। पहली बार मछुआरों, मोचियों और किसानों के पास बैंक अकाउंट था। चैप्टर 3, द गार्बेज कार्ट हाइस्ट, सेविंग द गोल्ड। 1906 अर्थक्वेक। जैसा हमने इंट्रो में देखा, पूरा शहर जल रहा था। जियानिनी का बैंक भी आग के रास्ते में था। बैंक में $80,000 का गोल्ड और कैश था, आज के मिलियंस। अगर आग वहां पहुंचती तो सब खत्म हो जाता, गरीबों का पैसा जल जाता। जियानिनी ने दिमाग लगाया। उसने अपने भाई को बुलाया। उन्होंने एक कचरे की गाड़ी और 2 घोड़े लिए। उन्होंने बैंक से सारा सोना और पैसा निकाला, उसे गाड़ी में डाला और उसके ऊपर संतरे और सब्जियां डाल दीं, ताकि लुटेरों और गैंग्स को लगे कि ये सिर्फ सब्जी की गाड़ी है। वो उस गाड़ी को लेकर जलते हुए शहर से निकले। रात भर वो चलते रहे, अपने घर पहुंचे जो शहर से दूर था, और पैसा छुपा दिया। अगले दिन जब बाकी बैंक्स बंद थे, जियानिनी वापस डॉक्स पर गए, जैसा हमने इंट्रो में देखा। उन्होंने वही पैसा निकाला और लोगों को दिया, ये लो अपना घर बनाओ। उस दिन सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने कसम खाई कि जब तक हम जिंदा हैं, हमारा पैसा सिर्फ जियानिनी के पास रहेगा। चैप्टर 4, द इन्वेंशन ऑफ ब्रांच बैंकिंग। अर्थक्वेक के बाद जियानिनी फेमस हो गया। जियानिनी चाहते थे कि ये बैंक पूरे कैलिफोर्निया में हो, लेकिन उस वक्त यूएस लॉ था वन बैंक वन लोकेशन, यानी ब्रांच खोलना मना था।
जियानिनी ने कहा, ये रूल बकवास है। अगर एक शहर में सूखा पड़ गया तो वहां का बैंक डूब जाएगा। अगर ब्रांचेस होंगी तो दूसरे शहर का पैसा यहां मदद करेगा। उन्होंने लूप होल ढूंढा। उन्होंने छोटे छोटे बैंक्स खरीदने शुरू किए और उन्हें बैंक ऑफ इटली बना दिया। उन्होंने ब्रांच बैंकिंग इन्वेंट की। वॉल स्ट्रीट और बड़े बैंकर्स डर गए। उन्हें लगा ये मोनोपोली बना रहा है। लेकिन जियानिनी रुके नहीं। वो अपनी कार में घूमते और किसानों से मिलते। चैप्टर 5 बिल्डिंग हॉलीवुड, चार्ली चैपलिन एंड डिज्नी। 1920s लॉस एंजलिस। एक नई इंडस्ट्री पैदा हो रही थी, मूवीज। बड़े बैंकर्स मूवीज को रिस्की मानते थे। फिल्म फ्लॉप हो गई तो पैसा कौन देगा? लेकिन जियानिनी को ड्रीमर्स पसंद थे। चार्ली चैपलिन उनके पास आए। उन्हें मूवी बनानी थी, द किड। कोई लोन नहीं दे रहा था। जियानिनी ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। उन्होंने चैपलिन की आंखों में देखा और लोन दे दिया। मूवी सुपरहिट हुई। फिर डिज्नी आए। वो एक कार्टून बना रहे थे, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। बजट खत्म हो गया था, डिज्नी बैंकरप्ट होने वाले थे। जियानिनी के एडवाइजर्स ने कहा, सर कार्टून के लिए $2 मिलियन पगलापन है। जियानिनी ने कहा, यह फिल्म चलेगी। उन्होंने पैसा दिया। स्नो वाइट ने हिस्ट्री बना दी। जियानिनी ने यूनाइटेड आर्टिस्ट स्टूडियो बनाया, मैरी पिकफर्ड और डगलस फेयरबैंक्स के साथ। उन्होंने गॉन विद द विंड फाइनेंस की। आज जो हॉलीवुड है वो जियानिनी के रिस्क लेने की वजह से है। Chapter 6 The Bridge That Couldn't Be Built। 1930s ग्रेट डिप्रेशन। सैन फ्रांसिस्को एक सपना देख रहा था, एक ब्रिज जो सैन फ्रांसिस्को को मैरिन काउंटी से जोड़े, द गोल्डन गेट ब्रिज। इंजीनियर्स ने डिज़ाइन बनाया, लेकिन डिप्रेशन की वजह से कोई बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं था। प्रोजेक्ट बंद होने वाला था। ब्रिज का चीफ इंजीनियर जोसेफ स्ट्राउस गियानिनी के पास गया। स्ट्राउस ने पूछा, मिस्टर गियानिनी, क्या आप मदद करेंगे? गियानिनी ने पूछा, इस ब्रिज की लाइफ क्या होगी? स्ट्राउस ने कहा, फॉरएवर, हमेशा। गियानिनी ने कहा, कैलिफोर्निया को इसकी ज़रूरत है। बैंक ऑफ इटली इसे फाइनेंस करेगा। उन्होंने $6 मिलियन का चेक लिखा। जब ब्रिज खुला तो गियानिनी वहां नहीं थे। वो भीड़ में पीछे खड़े थे। उन्हें क्रेडिट नहीं चाहिए था, उन्हें प्रोग्रेस चाहिए थी। चैप्टर 7 द बिट्रेयन, वॉल स्ट्रीट अटैक। 1928 में गियानिनी ने रिटायर होने का सोचा, दूसरी बार। उनका बैंक अब इतना बड़ा था कि उसे एनवाई ले जाना जरूरी था। उन्होंने एक वॉल स्ट्रीट बैंकर एलिशा वॉकर को अपना सक्सेसर चुना। गियानिनी ने सोचा वॉकर बैंक को संभालेगा। गियानिनी यूरोप घूमने चले गए। पीछे से वॉकर ने गद्दारी की। वॉकर को गियानिनी का गरीबों वाला मॉडल पसंद नहीं था। वॉकर ने कहा, यह ब्रांच बैंकिंग बेकार है, हम इसे तोड़ देंगे और एसेट्स बेच देंगे। वॉकर ने बैंक ऑफ इटली का नाम बदलकर ट्रांस अमेरिका कर दिया और उसके टुकड़े करने शुरू किए। गियानिनी को यूरोप में खबर मिली। वो बीमार थे, पॉलीन्यूराइटिस। वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये सुनकर वो बिस्तर से उठे। उन्होंने कहा, मेरा बैंक कोई नहीं तोड़ेगा। वो वापस अमेरिका आए। चैप्टर 8 द प्रॉक्सी वॉर, द कमबैक। 1931 ग्रेट डिप्रेशन का पीक। गियानिनी के पास शेयर्स नहीं थे, उसने सब बेच दिया था। उसे वापस कंट्रोल लेने के लिए शेयर होल्डर्स का वोट चाहिए था। और शेयर होल्डर्स कौन थे? वही किसान, मोची और आम लोग जिन्हें उसने 20 साल पहले लोन दिया था। गियानिनी ने कैलिफोर्निया में एक कैंपेन शुरू की। वो टाउन हॉल्स में जाते, बीमार हालत में स्टेज पर खड़े होते। वो कहते, वॉल स्ट्रीट के शार्क्स तुम्हारा बैंक छीनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें जीतने दोगे? लोग रोते थे। उन्होंने अपने प्रॉक्सी वोट्स गियानिनी को दिए। फेब 1932 मीटिंग हुई। गियानिनी के पास 63% वोट्स थे। एलिशा वॉकर को निकाल दिया गया। गियानिनी वापस चेयरमैन बने। इस बार उन्होंने बैंक का नाम बदला। उन्होंने कहा, यह सिर्फ इटली वालों का बैंक नहीं है, ये पूरे अमेरिका का बैंक है। नया नाम बैंक ऑफ अमेरिका। चैप्टर 10 द वॉरियर्स, लेंड लीज। वर्ल्ड वॉर 2। अमेरिका को फैक्ट्रीज चलानी थी। गियानिनी ने फैक्ट्रीज को मैसिव लोन्स दिए। काइजर शिपयार्ड्स, जो लिबर्टी शिप्स बनाते थे, को फाइनेंस किया। वॉर के बाद जब यूरोप तबाह हो गया था, गियानिनी ने इटली को रीबिल्ड करने के लिए लोन्स दिए, मार्शल प्लान से पहले। फिएट को लोन दिया ताकि वो वापस कार्स बना सके। चैप्टर 11 द मैन हु डाइड पुअर। एपी गियानिनी की डेथ हुई। उस वक्त बैंक ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बैंक था। लोगों ने सोचा गियानिनी बिलियनर होंगे, लेकिन जब उनकी वसीयत खुली तो सब हैरान रह गए। उनकी टोटल वेल्थ थी $4,89,278। आज के हिसाब से शायद $5-6 मिलियन। ये बहुत कम था उस आदमी के लिए जो पूरे अमेरिका का मालिक था। क्यों? क्योंकि गियानिनी मानते थे नो मैन शुड पोजेस मोर देन $500,000, एनी मोर देन दैट बिकम्स अ न्यूसेंस। किसी आदमी के पास $5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सरदर्द बन जाता है। उन्होंने अपनी सैलरी कभी नहीं बढ़ाई। वो बोनसेस लेने से मना कर देते थे
वो कहते थे, मैं अमीर नहीं मरना चाहता। चैप्टर 11 कंक्लूजन, द जायंट विद अ सॉफ्ट हार्ट। तो दोस्तों, एपी ज्ञानिनी की कहानी हमें क्या सिखाती है? 1. ट्रस्ट द लिटिल गाय। बड़े बैंकर्स कोलैटरल मांगते थे, ज्ञानिनी ने कैरेक्टर देखा, उसने प्रूव किया कि गरीब आदमी सबसे ईमानदार होता है। 2. क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी। अर्थक्वेक के वक्त सब भाग गए, ज्ञानिनी ने वहां धंधा किया। जब सब डर रहे हों तभी लीडर आगे आता है। 3. मनी इज अ टूल नॉट अ गोल। उन्होंने हॉलीवुड बनाया, ब्रिज बनाया, शहर बनाया। पैसा उनके लिए सिर्फ फ्यूल था, मंजिल नहीं। आज बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेट सूट बूट वाला बैंक बन गया है, लेकिन उसकी नींव में वो संतरे की खुशबू, स्मेल ऑफ ऑरेंजेस आज भी है। वो कचरे की गाड़ी जिसने एक शहर को बचाया। अगली बार जब आप बैंक में जाएं तो याद रखिए उस सब्जी वाले को जिसने कहा था, सर्व द मैनी नॉट द फ्यू। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।